हेलो एवरीवन। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन दोनों ही मीडियम में है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। और अगर आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जाकर आप चैनल से जुड़ सकते हैं। सारे क्वेश्चंस करिएगा और अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, द 1963 कामराज प्लान वॉज इनिशिएटेड बाई जवाहरलाल नेहरू। हिंदी में 1963 में कामराज योजना की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू ने की। ए, टू रिवाइव कांग्रेस पार्टी कमेटी, कांग्रेस पार्टी समिति को पुनर्जीवित करने के लिए। या बी, टू अट्रैक्ट द यूथ टू द पार्टी, युवाओं को पार्टी की ओर आकर्षित करना। या सी, टू प्लान एंड एग्जीक्यूट सक्सेशन प्रोसीजर इन द पार्टी, पार्टी में उत्तराधिकार प्रक्रिया की योजना बनाना और निष्पादित करना। डी, टू प्लान जेंडर पैरिटी इन द पार्टी, पार्टी में लिंग समानता की योजना के लिए। बताइए, कामराज प्लान की शुरुआत क्यों की गई थी? उसका मेन एम क्या था? उसका मोटो क्या था? बताइए, किस चीज़ की बात की गई थी इस योजना में? देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टू रिवाइव कांग्रेस पार्टी कमेटी, यानी कि कांग्रेस पार्टी समितियों को पुनर्जीवित करना। अब इस प्लान में क्या बात कही गई थी? देखिए, कामराज प्लान को जो फॉर्मुलेट किए थे वो थे के कामराज, एक सीनियर कांग्रेस के लीडर थे और उस समय तमिलनाडु के सीएम भी थे। 1963 में उन्होंने ये प्रपोज किया था कि जितने भी सीनियर कांग्रेस के लीडर्स हैं उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए और अपनी सारी एनर्जी कांग्रेस को दोबारा खड़े करने के लिए यूज़ करना चाहिए, ताकि हम नीचे स्तर पर कांग्रेस में काम करें और पार्टी फिर से उठे। और इसी का नतीजा क्या हुआ कि बहुत से मिनिस्टर्स ने रिज़ाइन कर दिया, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी, मोरारजी देसाई, इन लोगों ने अपने पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दी कि ठीक है, हम इस चीज़ से सहमत हैं कि हम पार्टी के लिए काम करेंगे फिर से एक नए स्तर से। देखिए, कांग्रेस 15 ईयर्स तब तक रूल कर चुकी थी, लेकिन ऐसा हुआ क्या? 1962 में चाइना से युद्ध हुआ था, हम हार गए थे और हारने के बाद पार्टी की जो पॉपुलैरिटी थी कांग्रेस पार्टी की वो बहुत कम हो गई थी। तो जस्ट टू रिवाइव द कांग्रेस पार्टी ये योजना लाई गई थी। करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हु सेड दैट इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑन डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। हिंदी में किसने कहा कि भारत विनाशकारी राज्यों का एक अविनाशी संघ है? बताइए, किसने कहा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बी.आर. अम्बेडकर का ये स्टेटमेंट है। देखिए, इन्होंने कहा कि एक तरफ तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि भारत राज्यों का संघ है, और वहीं दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या अधिकार है कि वो स्टेट का नाम, बाउंड्री बिना राज्यों की परमिशन के चेंज कर सकते हैं। इसलिए बी.आर. अम्बेडकर जी ने ये स्टेटमेंट दी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट वाज द ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हिंदी में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की मूल शक्ति क्या थी? यानी कि सुप्रीम कोर्ट की, जब सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट बना उस समय कितने जजेस थे वहाँ पे? 8 थे, 12 थे, 15 थे या 20 थे? अभी का तो पता होगा आपको, पर आप बताइए कि उसकी ओरिजिनल स्ट्रेंथ क्या थी? देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 8 जज थे, 7 जजेस थे और एक चीफ जस्टिस थे। और ये बताइए, नंबर बढ़ाता कौन है? किसको ये अधिकार है? पार्लियामेंट को ये अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नंबर बढ़ा सकती है। जैसे कि देखिए, कब कब बढ़ा? ये 10 हो गया 1956 में, ये 13 हो गया 1960 में, 17 हो गया 1977 में, फिर 25 हुआ 1986 में, 30 हुआ 2008 में, 31 उसमें एक सीजे को मिला करके, यानी कि चीफ जस्टिस को मिला के, और अभी जो लेटेस्ट है जिसमें चेंज किया गया है कि अब टोटल 34 नंबर हो चुके हैं जजेस के, एक चीफ जस्टिस है और 33 जजेस हैं। करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए, व्हाट वर द मेन फाइंडिंग्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी हेडेड बाय होम सेक्रेटरी एन वोहरा इन 1993। हिंदी में 1993 में गृह सचिव एन वोहरा की अध्यक्षता में केंद्र सरकार की प्रशासनिक समिति के मुख्य निष्कर्ष क्या थे? ए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स यानी कि चुनावी सुधार, बी, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर पॉलिटिशियंस,
राजनेताओं के लिए न्यूनतम योग्यता, या सी नेक्सस बिटवीन पॉलिटिशियन, क्रिमिनल्स एंड ब्यूरोक्रेट्स, राजनेता, अपराधियों और नौकरशाहों के बीच नेक्सस, या डी इंटरनल सिक्योरिटी प्रायोरिटीज, आंतरिक सुरक्षा प्राथमिकताएं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वोहरा कमेटी बताइए उस क्यों बनी थी, उसका जो मेन जो आया वो क्या निकला निष्कर्ष, बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वोहरा कमेटी नेक्सस बिटवीन पॉलिटिशियन, क्रिमिनल एंड ब्यूरोक्रेट से डील करती थी। अब उसमें था क्या, उसने अपनी रिपोर्ट 93 में सबमिट की थी और उसमें इस प्रॉब्लम की स्टडी की गई थी कि जो माफिया लोग हैं, जो गिरोह के लोग हैं, वो बहुत तेज़ी से स्थानीय स्तर पर नौकरशाहों, सरकारी पदों पर लोगों से बहुत एक व्यापक संपर्क विकसित कर रहे हैं, बहुत तेज वो कांटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि कहीं कहीं तो वो उनको स्थानीय जो नेता हैं, जो लीडर्स हैं, उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं और इसी वजह से वो पॉलिटिशियन भी बनने में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो वोहरा कमेटी इसी चीज पर थी। करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए मैच कराना है, कमीशन है और इश्यूज हैं। कौन सी कमेटी किस इशू से रिलेटेड है, बताइए। महाजन कमेटी है, श्री कृष्णा कमेटी है, पूछी कमीशन है, साचर कमेटी है। बताइए किस कमीशन का कौन सा इशू रिलेटेड है, बताइए। बताइए देखिए महाजन कमीशन ये किससे रिलेटेड है था, बताइए। ये रिलेटेड था महाराष्ट्र कर्नाटक बाउंड्री डिस्प्यूट से। फिर है श्री कृष्णा कमीशन, ये किससे रिलेटेड था, बताइए। ये बॉम्बे के दंगों से रिलेटेड था। सी है पूछी कमीशन, ये किससे रिलेटेड है, ये मोस्टली लोगों को पता होगा कि ये सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है। और लास्ट में क्या है, साचर कमेटी, ये किससे रिलेटेड थी, ये रिलेटेड थी मुस्लिम्स से। करेक्ट। अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए का फर्स्ट 3 ऑप्शंस में है, बी का सेकंड करेक्ट, यानी कि इसका हम आंसर हमें मिल गया कि इसका 3rd ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब महाजन कमीशन जो है इसे हेड किसने किया था, बताइए। जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट मेहर चंद महाजन, उन्होंने इस कमीशन को हेड किया था। और ये कब बना था, बताइए, 1966 में। फिर है श्री कृष्णा कमेटी 1993, और इसमें ये क्यों बनी थी, ये हुई थी कि बॉम्बे में मुस्लिमों पर अटैक हुए थे, उसकी जांच के लिए इसको रिपोर्ट देनी थी। और इसे किसने हेड किया था, जस्टिस BN श्री कृष्णा ने। और फिर पूछी कमीशन ये 2007 में सेंटर स्टेट के संबंधों के लिए बना था। फिर लास्ट में है साचर कमेटी जो कि मुस्लिमों से रिलेटेड बनाई गई थी। इसे किसने हेड किया था, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस राजेंद्र साचर ने 2005 में। करेक्ट। इस कमेटी का क्या था मोटो, कि ये मुस्लिम्स की इकोनॉमिकली सोशली स्टडीज़ के लिए बनी थी कि उनकी प्रोग्रेस कितनी हो रही है। करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ जॉब इन पब्लिक सर्विस इन इंडिया मेरिट कम सीनियरिटी प्रिंसिपल इज अडॉप्टेड इन प्रमोशन। हिंदी में, भारत में सार्वजनिक सेवा में निम्नलिखित में से किस वर्ग में योग्यता सह वरिष्ठता सिद्धांत को पदोन्नति में अपनाया जाता है। क्लास फर्स्ट वालों को, या क्लास सेकेंड, या क्लास थर्ड, या क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड। मेरिट कम सीनियरिटी प्रमोशन के लिए ये रीजन होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड वाले लोगों को ये फैसिलिटी प्रमोशन की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, द रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन इन सेंटर स्टेट फिस्कल रिलेशन हैज बीन अंडरमाइंड बाय द। केंद्र राज्य राजकोषीय संबंध में वित्त आयोग की भूमिका निम्नानुसार है। ए स्टेट गवर्नमेंट, बी जनरल काउंसिल, सी प्लानिंग कमीशन यानी कि नीति आयोग, डी इलेक्शन कमीशन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, किससे रिलेटेड है ये, बताइए। वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर सोचिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नीति आयोग
से संबंधित है। प्लानिंग कमीशन का नीति आयोग नाम 1 जनवरी 2015 को हुआ था और इसके चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसका CEO अभी कौन है? अमिताभ कांत है। और वाइस चेयरमैन कौन है? राजीव कुमार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ए, थर्ड शेड्यूल फॉर्म्स ऑफ ओथ है इसमें। 6 शेड्यूल में शेड्यूल एरियाज ऑफ इंडिया है। सी है 7 शेड्यूल में कॉन्करेंट लिस्ट है। डी है 9 शेड्यूल में लैंड एंड टेन्योर रिफॉर्म्स है। हिंदी में देख लीजिए। तीसरी अनुसूची शपथ का प्रारूप बताती है। छठी अनुसूची भारत के अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में बताती है। 7वीं अनुसूची समवर्ती सूची के बारे में और 9वीं अनुसूची भूमि और कार्यकाल सुधार के बारे में। इसमें से बताइए कि कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, बताइए। टोटल 12 शेड्यूल होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, 12 अनुसूचियां हैं ना। आप बताइए इसमें से एक गलत कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 6 शेड्यूल में शेड्यूल एरियाज ऑफ इंडिया नहीं आते हैं। 6 शेड्यूल किससे डील करता है? ये डील करता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज से, जो कि नॉर्थ ईस्ट में स्टेट्स हैं, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, which one of the following is not a sufficient ground for convening a joint sitting of both house of parliament? निम्नलिखित में से कौन सा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए। ए है रिजेक्शन ऑफ अ बिल बाय वन हाउस ऑफ पार्लियामेंट व्हेन द अदर हाउसेज हैज पास्ड इट। संसद के एक सदन द्वारा एक विधेयक की अस्वीकृति जब अन्य सदनों ने इसे पारित किया है। बी है बोथ हाउसेज हैव फाइनली डिसाइडेड एज टू द अमेंडमेंट्स टू बी मेड इन अ बिल। दोनों सदनों ने आखिरकार एक बिल में किए जाने वाले संशोधन के रूप में फैसला किया है। क्या तब जॉइंट सेशन बुलाई जा सकती है? सी है मोर देन 6 months हैज elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ रिसेप्शन ऑफ बिल बाई अदर हाउसेज विदाउट बिल बीइंग पास्ड बाई इट। 6 महीने से अधिक समय बीत चुका है बिल के अन्य घरों द्वारा बिल के रिसेप्शन की तारीख से इसे पारित किए बिना। डी है प्रेसिडेंट हैज रिफ्यूज टू गिव हिज असेंट टू द बिल। राष्ट्रपति ने बिल को अपनी सहमति देने से इनकार कर दिया है। इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जिस पर कि ज्वाइंट सीटिंग ऑफ बोथ द हाउस पार्लियामेंट नहीं बुलाई जा सकती, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा एक साथ नहीं बुलाई जा सकती इस इशू पर? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये बिल्कुल गलत है। इस पर ज्वाइंट सेशन बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर राष्ट्रपति ने बिल को अपनी सहमति देने से इनकार कर दिया है तो हम दोनों हाउसेस की मीटिंग एक साथ लें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फंक्शन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी? कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। एस्टिमेट कमेटी है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, तो ये एग्जाम में आ सकती हैं। इनमें मेंबर कितने होते हैं, ये बनी कब थी, इनका वर्क क्या है, कितने टाइम के लिए बनती हैं, तो इन्हें पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोक लेखा समिति का सही कार्य है? आपको बताना है। ऑप्शन ए है इट वर्क्स अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड क्रिएट्स अकाउंट्स फॉर वेरियस मिनिस्ट्रीज। यह भारत के राष्ट्रपति के अधीन काम करता है और विभिन्न मंत्रालयों के लिए खाते बनाता है। बी इट वर्क्स अंडर कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड प्रिपेयर अकाउंट्स। यह भारत के नियंत्रक और अभिलेखा परीक्षक के तहत काम करता है और खाते तैयार करता है। सी इट इज़ अ पार्लियामेंट्री कमिटी विच गिव्स रिपोर्ट ऑन नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। यह एक संसदीय समिति है जो सरकार के गैर व्यय पर रिपोर्ट देती है। या डी इट इज़ अ पार्लियामेंट्री कमिटी विच स्क्रूटनाइजेज द रिपोर्ट ऑफ कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यह एक संसदीय समिति है जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। बताइए इसमें से कौन सा फंक्शन पब्लिक अकाउंट कमेटी का है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कि ये एक पार्लियामेंट्री कमेटी है जो कि CAG की जो रिपोर्ट आती है उसकी जांच करती है। ये अच्छा था, ये कमेटी बनी कब थी? 1921 में। इनमें कितने मेंबर होते हैं? 22 मेंबर होते हैं। दोनों ही हाउसेस से होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इसका काम क्या होता है? ये ऑडिट करती है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का।
और करंट में इसके चेयरमैन इस समय कौन है? अधीर रंजन चौधरी, जो कि कांग्रेस पार्टी के मेंबर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? इन विच ईयर डिड द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड? किस वर्ष में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी कि NJAC अधिनियम को असंवैधानिक और शून्य घोषित किया? A 2010 में, B 2013 में, C 2015 में या D 2018 में? बताइए किस ईयर में NJAC एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 2015 में। अच्छा इसमें था क्या? देखिए 2014 में ये लॉ एक्ट की तरह पास किया गया था, पर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया। इसमें बात क्या की गई थी? इसमें यह था कि एक कमीशन है, ये बनाया जाएगा जो कि सारे फ्यूचर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को देखेगा। इसमें मेंबर 6 होंगे, CJI तो होंगे जो कि इसके हेड होंगे, 2 सीनियर जज भी होंगे सुप्रीम कोर्ट के, और बाकी जो है उसमें मिनिस्टर्स होंगे, लाइक लॉ मिनिस्टर और लाइक अदर मिनिस्टर उसके मेंबर होंगे। पर इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, इस एक्ट को, कि ये तो असंवैधानिक है। यानी कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है वो कोलेजियम सिस्टम ही करेगी, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं या मेंबर हैं वही करेंगे। इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हेन वाज द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस क्रिएटेड? भारतीय वन सेवा कब बनाई गई थी? A 1965 में, B 1966 में, C 1967 में या D 1968 में? बताइए किस ईयर में IFS बनाया गया था? ये भी एक ऑल इंडिया सर्विस का पार्ट है, लाइक IAS IPS। IFS इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। बताइए ये कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन B, यानी कि 1966 में, अंडर ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1951। इसका मोटो क्या है? द फॉरेस्ट इज अर्थ डिलाइट। ये इसके पहले भी 1864 से ही एस्टेब्लिश हो चुकी थी, यानी कि ब्रिटिशर्स के टाइम पर ही। तब इसका नाम था इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विसेज, पर 1966 में ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की तरह तब से काम कर रही है। इसका नाम हो गया इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द सुपर कैबिनेट? निम्नलिखित में से किसे सुपर कैबिनेट के रूप में जाना जाता है? A पॉलिटिकल अफेयर कमेटी को, B इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी को, C अपॉइंटमेंट्स कमेटी को या D पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी को? सुपर कैबिनेट के नाम से किस कमेटी को जाना जाता है, आप बताइए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन A, यानी कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी को ही सुपर कैबिनेट के नाम से जाना जाता है। अब ये कमेटी डील किससे करती है, किससे रिलेटेड है? दिस कमेटी डील विद द ऑल द पॉलिसी मैटर पर्टेनिंग टू डोमेस्टिक एंड फॉरेन अफेयर्स। इसके चेयरमैन, इसके हेड कौन करता है? इसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं खुद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज चेयर्ड बाय द जवाहरलाल नेहरू? हिंदी में, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की निम्नलिखित में से किस समिति की अध्यक्षता की थी? A स्टीयरिंग कमेटी की, B यूनियन पावर कमेटी की, C कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज, D प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी? बताइए जो संविधान सभा बनी थी उसमें बताइए कि जवाहरलाल नेहरू जी ने किस कमेटी की अध्यक्षता की थी? टोटल 22 कमेटी बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए, तो जवाहरलाल नेहरू ने किस कमेटी का हेड किया था, बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, यानी कि यूनियन पावर कमेटी की अध्यक्षता नेहरू जी ने की थी। जैसे कि सरदार पटेल जी ने भी इसका कमेटी का वो की थी, चेयरमैन थे, वो हेड थे। किस कमेटी के हेड थे? कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी।
उसको सरदार पटेल जी ने चेयर किया था। ड्राफ्टिंग कमेटी का सबको पता है कि B.R. अम्बेडकर जी ने किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 163, यानी कि 163 आर्टिकल से रिलेटेड इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट हैं आपको बताने हैं। फर्स्ट है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स with the chief minister as the head to aid and advise the governor. Second है, if any question arises whether a matter falls within the governor's discretion or not, decision of the governor is subject to review. C है, the advice tendered by ministers to the governor shall not be inquired into in any court. बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जिसमें आर्टिकल 163 में जो बातें कही गई हैं इनमें से कौन सी वो बातें हैं। केवल फर्स्ट है या केवल सेकंड है, या 1 एंड 3 है या सेकंड एंड 3 है, बताइए। देखिए हिंदी में इसका मतलब ये होगा कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके जो चीफ मिनिस्टर उसमें मेंबर होते हैं वो उसको हेड करेंगे, और अब चीफ मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गवर्नर को एडवाइस दे सकते हैं। और दूसरा है कि अगर गवर्नर अपने विवेक से कोई डिसीजन लेता है तो उसे रिव्यू किया जा सकता है। और तीसरा है कि जो मिनिस्टर गवर्नर को एडवाइस देते हैं वो किसी भी कोर्ट में जाके इस चीज़ को मतलब बता नहीं सकता, या वो कोई कोर्ट के केस के रिलेटेड मामला नहीं है। आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और थर्ड भी बिल्कुल सही है कि अगर मिनिस्टर गवर्नर को कोई एडवाइस देते हैं तो वो कोर्ट में नहीं जा सकती है। और दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि गवर्नर जब विवेक से कोई फैसला लेता है उसे हम रिव्यू नहीं कर सकते, वो टोटल गवर्नर का ही डिसीजन होता है। तो इस तरह 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। और अगर आपने इसके पहले प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं पॉलिटिकल थ्योरी के, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, इंटरनेशनल रिलेशंस के, और बुक और सिलेबस का नहीं देखा है वीडियो, अगर कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, आप कौन सी बुक पढ़ें जिससे आपका नेट और JRF पास हो, आप जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें। और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप लगाएं वो आपके लिए ही अच्छा होगा। आप मोस्टली क्वेश्चंस ही लगाइए, उससे आपको आइडिया मिलेगा। अगर आप क्वेश्चन में कोई टॉपिक भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक है, ये सिलेबस में आ सकता है और यही टॉपिक पे ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। इसलिए आप मोस्टली क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। और अगर आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइएगा। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट में उसे जरूर मेंशन करिए, और अपने उस सारे फ्रेंड्स से शेयर करिए जो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और चैनल को शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए फॉर द डेली वीडियो अपडेट्स। थैंक यू।